हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। आपको लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है स्टूडेंट। यदि आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो उसके लिए आपको चैप्टर के खत्म होने तक इंतजार करना होता है, जिसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फोर्थ ईयर तक की पूरी जिम्मेदारी वायरल बायोलॉजी टीम की है, जहां पर आपके लिए वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जब आपका जो मेन एग्जाम है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जहां पर बैक लगने के चांसेस होते हैं, जहां पर फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है एक बेहतरीन सीजीपीए के साथ आगे बढ़ने में, बेहतरीन परसेंटेज के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने में, आपके बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीफार्म के 8th सेमेस्टर तक। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं लेक्चर को। बहुत ही शानदार लेक्चर आज का होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर ये होने वाला है। सभी लिमिट टेस्ट आप पढ़ चुके हैं, हैवी मेटल आपने पढ़ लिया, क्लोराइड, सल्फेट सभी आपने पढ़ लिया, लेड वगैरह का सब कुछ आप पढ़ चुके थे। 6 लिमिट टेस्ट था, ये आपका लास्ट लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिए अब इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। सब कुछ जैसे अभी तक इजी इजी होता आया है, वैसे ही ये पूरा सिलेबस आपके लिए मैं खत्म करने वाला हूं और आपका बिल्कुल एकदम अच्छे से सब कुछ इजीली हो जाएगा। लास्ट लेक्चर है ये, 5वां लेक्चर, यानी कि 5 लेक्चर में हम लोग पहली यूनिट समाप्त कर रहे हैं। 2 से ढाई घंटे में पूरी की पूरी आप सीरीज देखें, ये प्लेलिस्ट देखें, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बनी है। आप इसको देखेंगे, पूरी यूनिट 5 लेक्चर में आपकी समाप्त हो रही है। आप उसको बिल्कुल एकदम अच्छे से देखें। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल वायरल बायोलॉजी इन्फो नाम से जो चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स, एकेटीयू की सारी न्यूज वहां पर आपको मिलती रहेगी। नोट्स आज ही आपको पहली यूनिट समाप्त हो रही, तो आज ही आपको नोट्स अभी थोड़ी ही देर में मिल जाएगा, 5 से 10 मिनट में। ये वीडियो जैसे ही पढ़ रहा है तुरंत आपको मैं नोट्स दे रहा हूं, नोट्स आप निकालिए और उसके बाद आप अच्छे से लेक्चर को समझिए। छोटा छोटा पॉइंट जो भी मैं यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं आप अच्छे से समझिए, जिससे आपको क्या होगा, परमानेंट मेमोरी में आपके सेव होगा। नोट्स ही आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप भूलेंगे जल्दी। और जो मैं आपको यहां पर अच्छे से बताता हूं, ट्रिक वगैरह जो मैं आपको बताता हूं, कैसे आपको लिमिट टेस्ट को याद रखना है, वो सारी चीजें कैसे आपको मेमोराइज करना है, कैसे आपको क्या चीजें करना है, तो सब कुछ मैं आपको बताता रहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर आपका होने वाला है, शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। और जो थोड़ी बहुत डिफिनीशन वगैरह है, फार्माकोपिया वगैरह, वो भी हम यहां पर बताकर आपको, और ये लेक्चर, ये आपका ये चैप्टर हम समाप्त करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए, प्रिंसिपल में क्या चीजें हैं आपकी। द सैंपल डिजॉल्व इन एसिड, जो आपका सैंपल होगा हम उसको एसिड में डिजॉल्व करेंगे। आर्सेनिक के लिए पढ़ रहे हैं, इसको आप ध्यान देंगे। व्हिच कन्वर्ट्स ट्राइवैलेंट आर्सेनिक इंप्योरिटी इनटू आर्सेनियस एसिड। आप ध्यान देंगे, आर्सेनिक जो होता है वो ट्राइवैलेंट रूप में भी पाया जाता है और पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट रूप में भी पाया जाएगा और पेंटावैलेंट में भी पाया जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक 2 रूप में, जैसे आपका फेरस होता है, यानी कि आयरन होता है, वो फेरस और फेरिक में पाया जाता है, उसी तरह से आपका आर्सेनिक जो होता है वो आपका 2 तरह से पाया जाता है, पेंटावैलेंट में और आपका पाया जाएगा कहां पर, ट्राइवैलेंट में। तो जो आपकी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है वो आपकी आर्सेनिक एसिड की, वो आपकी आर्सेनियस एसिड में बदल जाएगी, और जो आपका पेंटावैलेंट आर्सेनिक इंप्योरिटी होगा वो आपकी आर्सेनिक एसिड में बदल जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्राइवैलेंट आर्सेनियस एसिड और पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड, बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए ये चीज। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब ये चीज, ये कन्वर्जन आपका हो जाएगा, आपका जब ट्राइवैलेंट से आर्सेनियस एसिड, यहां पर आप लिख सकते हैं कि आप यहां पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, यहां पर आर्सेनिक एसिड लिख लेंगे, आर्सेनियस मतलब आर्सेनिक की ट्राइवैलेंट वाली इंप्योरिटी लिख लेंगे, और उसके बाद आप एरो लगा के और यहां पर आप आर्सेनियस एसिड लिख लेंगे ऐसे, आर्सेनियस एसिड। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपका पेंटावैलेंट वाला है, पेंटावैलेंट वाला जो आपका होगा, पेंटावैलेंट वाला क्या हो जाएगा, वो आपका किस में बदल जाएगा, आर्सेनिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, ये आप इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे नीचे लिख लिया करिए, इससे क्या होगा, पेज भरने में आपको आसानी होगी एग्जाम में। ठीक है, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर आगे अब आपको बताते हैं। इसके बाद क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट। आपका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड क्या होता है, SnCl2 आप जानते होंगे, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या करता है, पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड को ट्राइवैलेंट आर्सेनियस एसिड में बदल देता है। यानी कि जो आपकी, देखिए, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट आर्सेनियस एसिड और आर्सेनिक एसिड में तो बदल रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, कंप्लीट जो भी आपका पेंटावैलेंट है उसको हमको ट्राइवैलेंट आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर देना है, तभी अपना प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके लिए क्या लेना होगा, SnCl2 लेना होगा, उसी के थ्रू आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप। फिर आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, द आर्सेनियस एसिड इज देन कन्वर्टेड इनटू आर्सीन गैस।
जो आपका आर्सेनियस एसिड है, आर्सेनियस एसिड जो है, जो कि पूरा का पूरा पेंटावैलेंट वाला भी अब आपका आर्सेनियस बन गया है, तो अब आर्सेनिक तो आपका बचा नहीं, आर्सेनिक एसिड नहीं बचा, अब सिर्फ आर्सेनियस एसिड है अपने पास, आपने सेकंड स्टेप में जान लिया। अब क्या होगा, पूरा का पूरा आर्सेनियस एसिड जो है वो आर्सीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाए, किसके आप बिहाफ पे, आपका किसकी प्रेजेंस में होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप जानते हो, नेसेंट हाइड्रोजन यही होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने पूरे के पूरे आर्सेनियस एसिड को ए को क्या कर देगा, आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर देगा, आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, अब आपके पास क्या है, आर्सीन गैस बन चुकी है। अब वो आर्सीन गैस क्या करेगी, जो आर्सीन गैस अब आपकी बनी है, आर्सीन गैस रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, जो आपकी आर्सीन गैस है वो आपका HgCl2 से रिएक्ट करेगी एंड प्रोड्यूस येलो स्टेन ऑन इट, और येलो स्टेन प्रोड्यूस करेगी। ठीक, आपने समझ लिया, आर्सीन गैस एंड में बन रही है और वो क्या कर रही है, मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करके येलो स्टेन दे रही है। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका प्रोसेस, आपने जान लिया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले ट्राईवैलेंट वाला जो है आर्सेनिक इंप्योरिटी है आपकी, वो आपकी आर्सेनियस एसिड में बदल रही है, पेंटावैलेंट वाला आर्सेनिक एसिड में बदल रहा है। ठीक है, आर्सेनियस एसिड, आर्सेनिक एसिड, फिर जितना पेंटावैलेंट है यानी कि आर्सेनिक एसिड, सबको आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर लेना है। फिर जितना आर्सेनियस एसिड है उसको आप नाइसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर लेंगे, और जितनी आर्सीन गैस है वो क्या करेंगे, आप मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होगा, आता है आपको लैब में मिलेगा, भी आपको दिया जाएगा, यदि ये आपको परफॉर्म करवाया जाता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर आता है। आप आर्सीन गैस को जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो वहां पर येलो स्टेन आएगा, यानी कि येलो कलर के धब्बे आपको दिखेंगे। ये चीज है, अगर ये होता है इसका मतलब क्या है कि आपकी इंप्योरिटी जो है वो है आर्सीन की, जो आर्सेनिक की जो इंप्योरिटी है वो आपकी प्रेजेंट है। ये चीज आप समझिए, यदि येलो स्टेन आ रहा है तो ये क्या होता है, येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है। आगे चलिए, आगे जब आप चलते हैं, देखिए ये हो गया अपना लिमिट टेस्ट ऊपर। अब आती है बात एपरेटस की। एपरेटस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्सेनिक का जो एपरेटस है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहां पर आपका लिया जाता है। गजट टेस्ट ऑपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा हट के हैं चीजें। अभी तक क्या था, नेशनल सिलेंडर यूज किया आपने और लेड के लिए सेपरेटिंग फनल यूज किए थे, बाकी जितने थे उनके लिए हमने नेशनल सिलेंडर में परफॉर्म किया था एपरेटस। लेकिन अब यहां पर क्या है, जो आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है वो आपका गजट टेस्ट ऑपरेटस में होता है। तो गजट टेस्ट ऑपरेटस क्या होता है कैंडिडेट, गजट टेस्ट ऑपरेटस जो है, apparatus कंसिस्ट ऑफ 100 ml कोनिकल फ्लास्क। इस apparatus में 100 ml कोनिकल फ्लास्क होता है जो कि रबर स्टॉपर से आपका बंद होता है। ठीक है, 100 ml का आपका ये होगा जो कि आपका क्या है कि रबर स्टॉपर से बंद है। आप देख सकते हो कि रबर स्टॉपर है यहाँ पर, जो कि इस 100 ml के कोनिकल फ्लास्क को बंद किए हुए है। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब होगी। आप सेकंड पॉइंट देखिएगा, एक ग्लास ट्यूब 20 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, इसकी लेंथ है, 5 मिलीमीटर जो है इसकी क्या है, चौड़ाई है। इज अलाउड टू पास थ्रू ए रबर स्टॉपर। इस रबर स्टॉपर से आप देख सकते हैं ये पास की गई है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपकी क्या है, रबर स्टॉपर से पास की गई है। ठीक है, रबर स्टॉपर के बीच से निकली हुई। द लोअर पार्ट ऑफ ट्यूब हैज एन इंटरनल डायमीटर। जो लोअर पार्ट ऑफ ट्यूब है उसका जो इंटरनल डायमीटर है आपका वो 1 मिलीमीटर है। ये जो आपका दिख रहा है सबसे नीचे वाला, ये 1 मिलीमीटर है। ठीक है, आप इस चित्र को समझ लेंगे तो आप सब कुछ, इस फिगर को आप समझते हैं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या चीजें दी गई हैं, ए लेटरल ओरिफाइस डायमीटर 2 to 3 मिलीमीटर इज ड्रॉन 15 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। इसके टिप से 15 मिलीमीटर दूर एक 2 से 3 मिलीमीटर का ओरिफाइस होता है। ठीक है, ओरिफाइस मतलब छिद्र होता है, छेद, इसी आपके पाइप में, इसको आप समझ लिया आपने, ट्यूब में। तो इसके बाद क्या है, एक ओरिफाइस होगा जो कि 15 मिलीमीटर होगा, इससे इधर से आपका नीचे से 15 मिलीमीटर नाप के एक ओरिफाइस यहाँ पर प्रेजेंट हुआ होगा, जो कि 2 to 3 आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया 2 to 3 मिलीमीटर डायमीटर का है। द अपर एंड ऑफ द ट्यूब हैज परफेक्टली फ्लैट सरफेस। जो अपर एंड होगा इसका वो परफेक्टली क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा। आप देख भी रहे हैं फ्लैट सरफेस है, परफेक्टली फ्लैट सरफेस। जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये क्या है, परफेक्टली फ्लैट सरफेस है आपका, बिल्कुल एकदम। उसके बाद क्या चीजें हैं, ए सेकंड ग्लास ट्यूब हैविंग फ्लैट सरफेस 30 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट ट्यूब हेल्ड इन पोजीशन ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो आपकी क्या है, पोजीशन ऑफ ट्यूब पे क्या है, दूसरी आपकी एक और ट्यूब रखी जाती है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको क्लिप के सहारे से हम क्या कर देते हैं, पोजीशन कर देते हैं। फिर क्या है कि 50 to 60
मिलीग्राम ऑफ लेड एसीटेट मॉइस्चर कॉटन लेते हैं जो कि लूजली इंसर्ट करते हैं इन लोअर ग्लास ऑफ ट्यूब। लोअर ग्लास ऑफ ट्यूब में यहां पर आप क्या करेंगे, आप उसको स्टॉपर से अपना क्या कर देंगे, उसको भी बंद कर देंगे। यहां पर जो दो ट्यूब हैं आप इसको देख सकते हैं, इस फिगर में दो ट्यूब रहेंगी। यहां पर हमने एक ग्लास लिया, यहां पर दूसरा ग्लास लिया है और दोनों ग्लास को यहां पर जोड़ा गया है। और जो ऊपर वाला ग्लास होगा, नीचे वाला ग्लास जो आप जोड़ रहे हैं, वहां पर हम क्या करेंगे 50 to 60 मिलीग्राम ऑफ लेड एसीटेट मॉइस्चर कॉटन को लूजली इंसर्ट कर देंगे लोअर ग्लास ट्यूब में। यानी कि जो नीचे वाली अपनी ग्लास ट्यूब है उसमें हम एक कार्टन जो है अपना जो कार्टन रहेगा 50 to 60 मिलीग्राम का, उसको हम क्या करेंगे उसमें रख देंगे। जब आप रखते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए डिस्क ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन द फ्लैट सरफेस ऑफ ट्यूब। जो ट्यूब का फ्लैट सरफेस है जहां पर दोनों ट्यूब आपकी अटैच हैं, यहां पर क्या करना है, यहां पर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को रख देना है जिस पर आपका स्टेन आएगा। अभी आपने प्रिंसिपल में वही चीज जाना है, तो इसको आप रख देंगे, उसी पर आपका स्टेन आ जाएगा। मतलब क्या है, स्टेन आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आर्सेनिक की इंप्योरिटी अधिक है। कम आ रहा है मतलब आर्सेनिक की इंप्योरिटी कम है। ये चीज आपका रिप्रेजेंट करेगा आपका एपरेटस। अब यहां पर प्रोसीजर की बात करते हैं, तो एपरेटस की बात हो गई, प्रिंसिपल की बात हो गई, बात है अब प्रोसीजर की। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड होगा, ये आप जान रहे हो, पिछले आपने पढ़ा, आपने जितने भी लिमिट टेस्ट मैंने आपको बताया उसमें आप टेस्ट और स्टैंडर्ड समझते हो। प्लेस द टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन कोनिकल फ्लास्क। आपको कोनिकल फ्लास्क में टेस्ट सॉल्यूशन को रखना है, ठीक है। प्लेस द 1 ml ऑफ आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी आप क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है आप हमेशा सेम एपरेटस यूज करेंगे। जब भी टेस्ट और स्टैंडर्ड की बात आती है किसी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए, आप उसके लिए एक सिंपल लिमिट टेस्ट के लिए आपके पास दोनों जो आपके एपरेटस होने चाहिए वो सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सेम सब कुछ होना चाहिए उनका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड 5 ml ऑफ 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड एंड 10 ग्राम जिंक आपको ऐड कर देना है। 5 ml 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड और 10 ग्राम जिंक आपको ऐड कर देना है, दोनों में, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हैं नीचे तीसरे नंबर पर, इमीडिएटली असेंबल द एपरेटस एंड मेंटेन द टेम्परेचर सो दैट इनफॉर्म इवोल्यूशन ऑफ गैस इज मेंटेन। इमीडिएटली आपको क्या करना है, एपरेटस को और मेंटेन करना है टेम्परेचर को, सो दैट इनफॉर्म इवोल्यूशन ऑफ गैस इज मेंटेन। ये चीजें आपको दोनों चीजों के लिए ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड के लिए भी और आपके सैंपल के लिए भी, कि आपको सारी चीजों टेम्परेचर है वो आप मेंटेन करेंगे। फिर हम चलते हैं नीचे। जब आप नीचे आते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको आफ्टर 40 मिनट 40 मिनट तक आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है स्टेन को। आप स्टैंडर्ड के भी स्टेन को कंपेयर करेंगे और आप अपने सैंपल को भी कंपेयर करेंगे। एनी स्टेन प्रोड्यूस्ड ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज नॉट मोर इंटेंस देन ऑफ स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया था ज्यादा स्टेन ज्यादा इंप्योरिटी, तो ज्यादा इंप्योरिटी तो हमें चाहिए नहीं होती है अपने सैंपल में। हम चाहते हैं कि हमेशा स्टैंडर्ड से जो हम सैंपल बनाएं उसकी इंप्योरिटी कम हो, तभी हमारा सैंपल पास होगा। तो जो यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जो आपका आ रहा है स्टेन, वो ज्यादा इंटेंस नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई बात आर्सेनिक की, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की। अब यहां पर नोट में क्या चीजें दी गई हैं, पोटेशियम आयोडाइड किसमें हेल्प करता है, रिडक्शन ऑफ पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड इनटू ट्राइवैलेंट आर्सेनिक एसिड। ये क्या करता है, रिडक्शन में हेल्प करता है किसके, पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड को ट्राइवैलेंट आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होने से। और लेड एसीटेट मॉइस्चर कॉटन वूल इज यूज्ड टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करने के लिए हम लेड एसीटेट मॉइस्चर कॉटन वूल का इस्तेमाल करते हैं। या आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है दोनों क्वेश्चन की पोटेशियम आयोडाइड किसमें हेल्प करता है, तो आप बताएंगे कि रिडक्शन ऑफ पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड इनटू ट्राइवैलेंट आर्सेनिक एसिड। और उसके बाद यहां पर क्या है, लेड एसीटेट मॉइस्चर कॉटन का आप किसके लिए यूज करते हैं, तो ट्रैप करते हैं आप हाइड्रोजन सल्फाइड को, आप ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। बड़े क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख देते हैं, कभी कभी तो 1-2 नंबर मिल जाता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन 2 नंबर है तो 2 नंबर ही मिलेगा, कभी उसमें कोई 1.5 नहीं दे सकता है, कोई 1 नहीं दे सकता। आप लिखे हैं तो आपको पूरा मिलने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखें। और बहुत बढ़िया होता है कि जब आप 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं आगे की कॉपी भी बहुत अच्छे से चेक होती है। ये थोड़ा सा प्रभाव डालती है, एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ा सा प्रभाव बनता है, एक इमेज बनती है कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज का आप जरूर ख्याल रखें कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप पकड़ते हुए चलें साथ साथ में। चलिए अब बात आती है फार्माकोपिया, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, जो कि अब यहां से थोड़ा सा डिफिनीशन का पॉइंट है। और ये आपका
आपके दो दो सब्जेक्ट का टॉपिक है। एक तो आपको फार्मास्यूटिक्स में भी मिल जाएगा, वो भी आपके इसी फर्स्ट सेमेस्टर का ही आपका सिलेबस है, तो फार्मास्यूटिक्स में भी ये हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया आपको पढ़ना है। और आपको मैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक में भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों में ये चीजें पूछी जाती हैं, दोनों में इनके क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है दोनों में सब्जेक्टों में पूछ लिया जाए आपकी बार, तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है ये। तो चलिए हम देखते हैं और इसको आपको समझना होगा। द वर्ड फार्माकोपिया डिराइव्स फ्रॉम एशियंट वर्क फार्माकॉन मींस ड्रग, यानी कि जो आपका फार्माकोपिया है दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन जिसका मतलब है ड्रग, और कोइया, ठीक है, उसका मतलब है टू मेक, यानी कि मेकिंग ऑफ ड्रग। फार्माकोपिया मतलब मेकिंग ऑफ ड्रग। इट इज लीगली बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल ऑल रीजनल अथॉरिटी कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग एंड फार्मूलाज फॉर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर देम, यानी कि हम जो चीज यूज करते हैं, फार्माकोपिया का सिंपल मतलब है मेकिंग ऑफ ड्रग, इस दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन और पोइया से मिलकर बना है। पोइया का मतलब टू मेक होता है, फार्माकॉन का मतलब ड्रग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फार्माकॉन का मतलब क्या होता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन एक बार ही आ चुका है, पिछली बार ही आ चुका है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए मैं आपको दिखा, देखिए आप पढ़ तो लेंगे, नोट्स में कह तो रहा हूं, नोट्स आपको मैं सेंड करता हूं, आप पढ़ लोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप मिस कर जाओगे। तो फार्माकोपिया कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट, फार्मूलाज फॉर प्रिपरेशन, एक्शन, यूजेज, डोजेज, स्टोरेज कंडीशन, यानी कि जो फार्माकोपिया है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग, अदर रिलेटेड सब्सटेंस, सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन यानी कि कैसे आपको क्या चीजें करना है, टेस्ट आपके आते हैं, फार्मूलाज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, यूजेज उसके आते हैं ड्रग के, डोजेज को डिसाइड करना आता है इसी फार्माकोपिया में कि आपको क्या क्या डोजेज लेना है। बच्चे को खिला रहे हो तो आप आधी गोली खाते हो, आपको पता है 100 mg 150 mg, तो आप बड़े खा रहे हैं तो 500 mg खा रहे हैं, 650 mg की दवा खा रहे हैं, तो ये चीजें सब किस में आती हैं, फार्माकोपिया में आती हैं। और कंडीशंस, क्या चीजें आपको दवा को किस कंडीशन में रखना है, तो बहुत सारी चीजें सब आपकी फार्माकोपिया में आती हैं। और ऐसा भी होता है कि ड्रग भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी होंगी उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दी जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी दवा पूरी दुनिया में सेम ही चल रही है, नहीं, वो आपके क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो चलिए हम देखते हैं, जो अपना इसके पहला ही आपका फार्माकोपिया आता है, अलग अलग फार्माकोपिया है, सभी देशों की लगभग लगभग अलग अलग फार्माकोपिया बनाई गई हैं, जो भी देश हैं वो अपना सोचते हैं, इस पर डिसाइड करती है वहां की गवर्नमेंट। तो यहां पर क्या है, इंडियन फार्माकोपिया की हम बात करते हैं, आईपी। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मीन ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल, ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल करती है, एंड एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है, जो कि ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल करती है और एश्योरेंस करती है किसके लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो इंडिया में मार्केटिंग में आए हुए, जो आपको मिलते हैं आपके मार्केट में, जो आप जाते हो, लेते हो, खाते हो, ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑन दियर सेफ्टी, इफिशिएंसी, एफोर्डेबिलिटी, ठीक है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी दवाइयां बिक सकती हैं, ये सब इंडियन फार्माकोपिया डिसाइड करती है कि कौन सी दवाइयां इंडिया के मार्केट में बिकेंगी, कौन सी हैं जो सेफ हैं, उनका क्या इफेक्ट हो रहा है, और वो आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। जैसे अपने देश का जो चिकित्सा है बहुत सस्ता है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, आप यहां पर क्या करते हैं, आपको कोई भी तकलीफ है, आप मेडिकल स्टोर पे गए, 20 रुपए की दवा लेके ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा फॉरेन में नहीं होता है, वहां पर क्या है, वहां पर ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि इस चीज का हमको ख्याल रखना होता है इस फार्माकोपिया के में, कि अपने जो देश के लोग हैं, जो भी अपने नागरिक हैं, वो क्या उस दवा को अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या जो उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो उनकी छोटी छोटी जरूरतें हैं दवाइयों को लेके, वो पूरा हो पा रही हैं। ये सारी चीजें इंडियन फार्माकोपिया में आती हैं, सबका क्वालिटी कंट्रोल दवाओं का, उसके बाद एश्योरेंस किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या डोजेस देना है, क्या चीजें उनके लिए सेफ है, तो ये सारी चीजें इससे कंट्रोल हो रही हैं। आईपी कंटेन्स ए कलेक्शन of authoritative procedure of analysis and specification of drug. The IPR, any part of it has got legal status under the second schedule of Drug and Cosmetic Act 1940 and rules 1945 thereafter, यानी कि जो आपका एक एक्ट आया 1940 में, जो कि आपके इन सभी चीजों को लीगल करता है कि क्या ड्रग आप यूज करेंगे, कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, मिनिमम उसमें क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपकी आईपी ही कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये नियम आपका कब आया, ये एक्ट आपका 1940 में आया और 1945 में ये रूल आपका इफेक्टिव हुआ, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आईपी प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, वही चीज मैंने अभी आपको बताया, आईपी किसको प्रिस्क्राइब करती है, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर आइडेंटिटी,
और प्योरिटी को आपके क्या करती है, उसको करती है, प्रिस्क्राइब करती है। और स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, ड्रग की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसेंशियली रिक्वायर्ड फ्रॉम हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, ह्यूमन के लिए और इंक्लूडिंग एनिमल, यानी कि जो जानवर हैं उनके लिए भी आईपी ही आपकी क्या करती है, वही डिसाइड कर रही है कि क्या सारी चीजें, कौन सी ड्रग उनको देना है, उसकी क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या प्योरिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ वही नजर बनाए हुए है। आईपी स्टैंडर्ड आर ऑथोरेटिव इन नेचर, दे आर इन्फोर्स्ड बाय रेगुलेटरी authorities for quality control of medicines in India during quality assurance and at the time of dispute in the court of law the IP standards are legally acceptable। ये हो गई बात इंडियन फार्माकोपिया की। अब यहां पर क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया कब आई, क्या है इसका इतिहास इंडियन फार्माकोपिया का। स्टूडेंट, जो इंडियन फार्माकोपिया है वो होता है 1833 से शुरू होता है। उसमें क्या था कि व्हेन ए कमेटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेंसरी रिकमेंडेड द पब्लिकेशन फार्माकोपिया एंड बंगाल फार्माकोपिया एंड जनरल कॉन्स्पेक्टस ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाज पब्लिश्ड इन 1844। जो अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी आई थी, इस देश के लिए रूल करने के लिए आई थी, तो वो क्या है कि 1833 में ही एक कमेटी बनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेंसरी के नाम से उन्होंने रिकमेंड किया उनके लिए, और 1833 में ही आपकी इंडियन फार्माकोपिया स्टार्ट हो गई और एक पब्लिकेशन बना, एक फार्माकोपिया एंड बंगाल फार्माकोपिया के नाम से। एंड जनरल कॉन्स्पेक्टस ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाज पब्लिश्ड इन 1844 में एक बुक उन्होंने पब्लिश किया इसके लिए, ठीक है, बहुत सारे प्लांट के लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए। आपको पता ही होगा पहले बहुत से अपने देश की ऐसी चीजें थी क्योंकि तो अंग्रेज अपने नाम से पेटेंट कराते जा रहे थे। जैसे नीम का तेल ही था, एक टाइम पे उसको उन्होंने भी क्या किया, उसको पेटेंट करा लिया अपना। बाद में अपने देश के लोगों ने बताया, अपने देश की सरकार ने काफी प्रयास किया तो उनका जो पेटेंट था वो खत्म हुआ। विदेशी कंपनियों ने बहुत ऐसे रिसोर्सेस थे अपने देश के जिन पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। हल्दी की खेती हमारे यहाँ होती थी, उसको उन्होंने अपना बनाने की कोशिश की। और ऐसे ही क्या है कि अभी राइस वगैरह की बहुत सारी प्रजातियां हैं हमारे देश में आए और लेके गए, वहां से उन्होंने उसका रिएक्शन कराया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन करवा के और उसका वो पेटेंट लेके घूम रहे हैं। जबकि हम क्या है, हमारे यहाँ हमारे इंडिया के जितने भी किसान थे वो कई हजार सालों से जो है चावल की खेती कर रहे हैं, तमाम वैरायटी, हजारों वैरायटी का वो यूज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो ले जाके पेटेंट करवाते जा रहे हैं क्योंकि हमें उतनी नॉलेज थी नहीं उसको करवाने के लिए। और हम क्या है, हमारे देश में अतिथि देवो भव वाली बात है, तो हम क्या करते हैं, उतना ज्यादा सोचते नहीं है चीजों को लेके। उतना क्या कर सकते हैं, एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ बिजनेस देखते हैं। तो ये चीज क्या है कि इंडिया वर्ल्ड कप का मजा ले रही थी और अमेरिका वाले डायबिटीज की दवा बना रहे थे, ऐसा आप समझिए। तो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि अदर देश वाले क्या थे, ये चीजें करते थे। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम बात आते हैं, इधर उधर आपको बातें में नहीं घुमाते हैं। व्हिच मेनली लिस्टेड मोस्ट ऑफ द कॉमनली एंड यूज्ड इंडाइजेनस रेमेडीज, दिस वाज फॉलोड बाय आईपी 1868 व्हिच कवर्ड बोथ द ड्रग ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 1867 and indigenous drug used in India with a supplement published in 1869 incorporating the vernacular names of indigenous drug and plants. However, from 1885 the BP was मेड ऑफिशियल इन इंडिया। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसको ही क्या किया गया था, अपना ऑफिशियल कर दिया गया है इंडिया के लिए। ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड इन 1920, जब ब्रिटिश लोग ही अपने देश पे रूल कर रहे थे तो वही अपनी सारी चीजें यहां पर लागू करते हुए जा रहे थे। कमेटी अपॉइंटेड इन 1927 बाय द गवर्नमेंट रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल फार्माकोपिया आपका बनाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हम आजाद हुए उसके बाद क्या हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949 फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी एज इट्स मेन फंक्शन। तब ये मेन फंक्शन में आई है 1948 में, जब अपना देश आजाद हुआ उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी, हम इसी को मान्यता देते हैं। उसके पहले तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश फार्माकोपिया ही लागू किया था। द इंडियन फार्माकोपिया एडिशन आर एज फॉलोज, लेकिन आप लिखने के लिए बताएंगे चीजें कि क्या क्या चीजें हुई हैं, वो आप बताएंगे कि बंगाल के लिए पब्लिकेशन आया, ये सारी चीजें। तो उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया 1995 फर्स्ट एडिशन फॉलोड बाय सप्लीमेंट इन 1960। फिर उसके बाद आता है इंडियन फार्माकोपिया 1966 सेकंड एडिशन आपका आया, फॉलोड बाय सप्लीमेंट इन 1975। इंडियन फार्माकोपिया 1985 में आपका थर्ड एडिशन आया बाय एडेंडम इन 1989 एंड 1991। इंडियन फार्माकोपिया 1996 आया, फोर्थ एडिशन था आपका ये, फॉलोड बाय एडेंडम 2000 सप्लीमेंट 2000 फॉर वेटनरी प्रोडक्ट एडेंडम 2002 एंड एडेंडम 2005। तो इस तरह से आपका इतना एडिशन आया, आपके 4 एडिशन ये हो गए।
तो आपका यहाँ पर अब चैप्टर क्या है, इसके बाद अभी थोड़ा सा ही बचा है, बाकी आपका चैप्टर अब खत्म हो रहा है। फिर आपका आता है फिफ्थ एडिशन जो है फॉलोड बाय एडेंडम 2008, इंडियन फार्माकोपिया 2010। में आपका आया सिक्स एडिशन जो कि फॉलोड बाय एडेंडम 2012 एंड डीवीडी ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2010, इंडियन फार्माकोपिया 2014 विद डीवीडी सेवंथ एडिशन आपका आया। ठीक है, तो ये आपको ईयर याद रख लेना है, आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो आपको याद रखना सब कुछ जरूरी, ऐसा ना सोचें कि इस सन मुझे याद नहीं रहेगा, ईयर नहीं याद रहेगा तो क्या करूंगा, आप हैबिट में लाइए, याद जरूर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फार्माकोपिया का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चाहे आपसे इनऑर्गेनिक में पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए फार्मास्यूटिक्स में, एक क्वेश्चन आएगा और दोनों में भी आ सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे इंडियन फार्माकोपिया चाहे ब्रिटिश फार्माकोपिया, जनरली क्या है इंडियन फार्माकोपिया बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप याद सब कुछ रखेंगे क्योंकि जब सिलेबस में है तो ये भी पूछा जाएगा। दूसरी फार्माकोपिया जो है आपकी, वो है आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज नेशनल फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम की आपकी फार्माकोपिया है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज ए इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन along with the British National Formulary. इट डिफाइंस द यूकेस फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। ये आपका यूनाइटेड किंगडम की आपकी जो है फार्माकोपिया, नेशनल फार्माकोपिया, ये आप समझ लीजिए। हिस्ट्री क्या है इसकी, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश इन 1864 में आपकी आई पहला एडिशन। वाज ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। ए कमीशन वाज फर्स्ट अपॉइंटेड बाय जनरल मेडिसिन काउंसिल, जीएमसी का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। जीएमसी क्या है, जनरल मेडिसिन काउंसिल जो है अपॉइंट की गई अंडर द मेडिकल एक्ट 1858 for producing a British pharmacopoeia on a national basis in 1907. The British Pharmacopoeia was supplemented by British Pharmaceutical Codex, which gave information on drugs and other pharmaceutical substances not included in BP and provided stand for these. Edition क्या था इसका, the current edition of British Pharmacopoeia comprises 6 volume which contains yearly 3000 monographs for drug substances, excipient and formulated preparation item used exclusively in veterinary मेडिसिन इन द यूके आर इंक्लूडेड इन बीपी। यानी कि जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसके एडिशन के बारे में चीजें दी गई हैं, इसमें आपका वेटनरी मेडिसिन जो है वो भी आपकी इसी में इंक्लूडेड है, ये आप समझिए। फिर आती है यहाँ पर बात, और ये आपको याद रखना है 3000 मोनोग्राफ हैं इसमें, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और 6 एडिशन है इसके, ये भी आपको याद रखना है, जो आपका करंट एडिशन इस समय पर चल रहा है। फिर इसके बाद जो अगला आपका फार्माकोपिया आता है वो है आपका यूरोपियन फार्माकोपिया। ये मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको रीड करके थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आपको मैं दे दूंगा, आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, अपना रट लेंगे, अपने कॉपी में बार बार लिख लेंगे, क्योंकि ये डिफिनीशन ही है जनरली। ठीक है, यूरोपियन फार्माकोपिया क्या है, द यूरोपियन फार्माकोपिया इज अ फार्माकोपिया दैट एम टू प्रोवाइड कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू आउट द यूरोप। ये यूरोप में आपका कॉमन क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑफ मेडिसिन एंड सब्सटेंस यूज टू मैन्युफैक्चर दे, मतलब उसे क्वालिटी कंट्रोल को, जो मेडिसिन थी उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चीजें कैसे रूल करना है, क्या चीजें डिसाइड करना है, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या चीजें होना चाहिए, क्या डोजेज आपको डिसाइड करें, हर चीज जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, उसके लिए यूरोपियन फार्माकोपिया थी, जो कि यूरोप में। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कौन सा था, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम की नेशनल फार्माकोपिया है, और जो आपकी यूरोपियन फार्माकोपिया है ये आपका क्या करती है, यूरोप थ्रू आउट द यूरोप आपका सारी चीजें प्रोवाइड करती है, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड सब्सटेंस यूज टू मैन्युफैक्चर देम, जो आपके सब्सटेंस उन दवाओं को बनाने में यूज होते हैं। तो थैंक यू आप सभी का, पहली यूनिट हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। ये लेक्चर आप सेंड करिए अपने सभी दोस्तों में, बताइए कि आपका स्टार्ट हो चुका है बेस्ट क्लास आपके बीफार्म फर्स्ट ईयर के लिए, ये चीज आप बताइए उनको। ये सारी चीजें जो बीफार्म के कैंडिडेट हैं वो भी इस लेक्चर को देखें, क्योंकि उनका भी सिलेबस यही सेम होने वाला है, ये सेम है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, बिल्कुल एंजॉय करें अच्छे से, सारी चीजें आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखते हुए चलें, आपका साथ बना रहेगा। सिलेबस हम खत्म करेंगे, बिल्कुल विद इन टाइम खत्म करेंगे, सभी जितने आपके सब्जेक्ट हैं। जुड़ जाइए इस चैनल से, वायरल बायोलॉजी से। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो तुरंत आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए, कम से कम 5 अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये बात पहुंच सके कि वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल एक है जहां पर बेस्ट तरीके से बीफार्म के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो तुरंत आप शेयर कर देंगे, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि अब आपको लेक्चर अच्छा लग ही चुका है। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।